नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट करने वाले हैं। पहले जो जीएस के प्रश्न करेंगे 25, उसके बाद 25 जो है इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं। टोटल 50 प्रश्न होंगे और आपको लास्ट में इसका जवाब बताना है, आपको टोटल कितना सही हुआ। ठीक है, नंबर नहीं बताना है, आपको टोटल कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ वो बताना है। आपको लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि इससे कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी के वीडियो का प्लेलिस्ट जो है आपको बना हुआ है, आप जाकर जिनका भी वीडियो छूटा वो जाकर देख सकते हैं। और एसएससी एमटीएस 2024 में बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी मैराथन वीडियो दिया हुआ है, वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। इसलिए वो सभी वीडियो को देखना आपका बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें किस राज्य का है? सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें तो गिद्धा नृत्य जो होता है, ये गिद्धा नृत्य कहाँ का है? ये पंजाब का हो जाएगा। गिद्धा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। अगर बात करें राजस्थान के नृत्य तो कजरी कहाँ का है? सॉरी, कजरी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कालबेलिया जो है राजस्थान का, ये सभी याद रखिएगा। उसी प्रकार गुजरात में जो है डांडिया होता है, घूमर होता है, ये सभी राजस्थान गुजरात के नृत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में मटकी जो है ये कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। और मरई जो हो जाएगा, वो मरई जो है नृत्य ये छत्तीसगढ़ का। ये सभी नृत्य जो आपको याद रहना चाहिए। और नृत्य का मैंने बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होता है? असम में, मेघालय में, केरल में या लेह में? सबसे कम कहाँ होगा वर्षा? लेह यानी कि लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होता है। और मेघालय में जो है सबसे अधिक जो चेरापूंजी या मासिन राम है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना या कर का भुगतान करना? इसमें से बताना है कौन जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सभी लोगों को पता होना चाहिए, कर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, जबकि ये तीनों बिल्कुल शामिल है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की तो ये जो है किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 51(a) के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। इसे कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से शामिल किया गया था। किसके सहयोग से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और जब संविधान में शामिल किया गया तो इसमें टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? पंडित रविशंकर, अली अहमद हुसैन खान, रज रत्नम पिल्लई, उस्ताद शफात अहमद खान? इसमें से कौन हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध सितार वादक, सितार वादक के लिए जाने जाते हैं पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। अगर यहीं पर शिव कुमार शर्मा रहता तो अब बहुत लोग ये कन्फ्यूज हो जाते, इसलिए शिव कुमार शर्मा रहे तो संतूर हो जाएगा। और जो यहाँ पर कौन है? पंडित रविशंकर रहे तो सितार वादक हो जाएंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक बता देते हैं आप लोगों को। अमजद अली खान जो है वो सरोद से संबंधित, इस बात को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है एक तबला वादन से संबंधित है, जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए वाद्य यंत्र वादक में मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए, आप लोग जाके एक काम कीजिए, एमटीएस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एमटीएस 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए। इसमें आपको सारे स्टैटिक जीके के वीडियो मिल जाएंगे। और इसको जिनका भी एग्जाम है वो सारे इस सभी को खत्म करना आप लोग के बहुत जरूरी है। आपका जीएस में स्कोर आसानी से बढ़ जाएगा, इसलिए जाकर जरूर देख लीजिएगा। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या बिहार में? भिटारी मंदिर कहाँ है? भिटारी मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या धाम मंदिर बना है, ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ओडिशा में जो है जगन्नाथ मंदिर है, इस बात को याद रखिएगा। एक करनी माता मंदिर जो है ये कहाँ है? राजस्थान में, जो चूहक मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये सभी याद रखिएगा। और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? ये जो है तंजावुर तमिलनाडु में है, इस बात को याद रख लीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा राज्य में, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? प्रतिभा रे, कमला दास, अमृता प्रीतम या आशा पूर्णा देवी? माई स्टोरी जो है ये कमला दास की आत्मकथा है, जो
कमला दास द्वारा लिखा गया। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो है आत्मकथा के, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है यह सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है यह किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह का हो जाएगा। अगर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछा जाए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है किसका हो जाएगा? युवराज सिंह का हो जाएगा। अगर बात करें बिलीव जो है एक पुस्तक लिखा गया आत्मकथा है, ये बिलीव जो है सुरेश रैना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सुरेश रैना का हो जाएगा। अगर पूछे प्लेइंग इट माई वे, ये जो किसकी पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इस बात को भी याद रखिएगा। और कुछ पुस्तक देख लीजिए। अनब्रेकेबल जो है ये किसकी पुस्तक है? ये मैरी कॉम की पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद जो है एक और पुस्तक जो है एन एस ऑगेंट्स जो है ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ये सभी पुस्तक जो है मैंने ऑलरेडी कराया हुआ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बजट घाटा क्या होता है? समाज कल्याण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि, व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, या रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि। 1, 2, 3 में से 4 में से कौन सा होगा? बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वह राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता को बजट घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, राज्य सरकार को सलाह देना, या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर जो हो जाएगा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने का कार्य भारत के महान्यायवादी का होता है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में किया गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलता है? गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में, या राजस्थान में? किस राज्य में जो है लू हवा नहीं चलता है? सबसे पहले देखें लू कहाँ चलता है? ये उत्तर भारत में चलता है। और उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य होते हैं? सभी को लोग को पता है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सभी उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गोवा जो है ये साउथ के राज्य है, इसलिए जो है यहाँ पर लू हवा नहीं चलेगा। नहीं, फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या है? परिसंपत्तियों को खरीदने पर व्यय की गई राशि, दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यों पर व्यय की गई राशि, ऋण चुकाने पर व्यय की गई राशि, या सरकार के सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि को राजस्व व्यय कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को राजस्व व्यय कहा जाता है। यानी सरकार द्वारा किसी भी जो चीज़ को खरीदे या किसी भी जो काम होता है उस पर व्यय की गई धनराशि को राजस्व व्यय कहा जाता है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह हो जाएंगे। और इनके द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है फेमस किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 25 से 60 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 14 से 40 वर्ष, या 30 से 60 वर्ष? कौन सा शामिल है? 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो वर्ग के जो लोग हैं वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत शामिल है। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में है? चीन में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में, या पाकिस्तान में? किस राज्य किस देश में है? भारत का जो है सॉरी यहाँ पर कैलाश पर्वत जो है ये कहाँ है? ये चीन में है। कैलाश पर्वत चीन में हो जाएगा। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? रोहिणी मनाया जाता है, या सोहराई मनाया जाता है, या भगत पर्व, या मकर का त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सोहराय जो है ये दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है झारखंड में। सोहराय त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। भगत पर्व कहाँ मनाया जाता है? इस बात को पता होना चाहिए आप लोगों को। भगत पर्व जो है ये भी झारखंड का ही त्यौहार, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीता था? जैन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ऑफ केरला? किसने जीता सर्वाधिक पदक? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, या विश्व मोहन भट्ट? किसने जीता था? विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। अगर बात करें इन सभी के तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित है?
पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो ये बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। और विश्व मोहन भट्ट जो है वे वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। सभी को याद रखिएगा, इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोग जाकर देख सकते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? 1941 में, 1942 में, 1940 में या 1939 में? किस वर्ष प्रस्ताव पेश किया था? 1940 में जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। अगर भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए तो कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आप लोगों को, जैसे 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन पारित हुआ था और 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। अगर बात करें 1925 की तो 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था और 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है और 1919 को जो है क्या कहता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगर बात करें 1905 की तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में जो है इसे रद्द कर दिया गया था और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अगर बात करें 1931 की तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर 1932 की बात करें तो इसमें पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगर बात करें 1930 और 31 और 32 की तो इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी 31, 30, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1938-39 में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, लेकिन वो इनकार कर दिए थे, वो जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह 5 मीटर तक गति करता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 35 अर्ग होगा या 25 जूल होगा या 40 जूल होगा या 35 जूल होगा? सिंपल सा है, 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो कार्य की जो मात्रक होता है वो जूल होता है, यानी कि 35 जूल कहाँ पर लिखा गया? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस नृत्य को ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नाम एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था? कुचिपुड़ी होगा या कथक होगा, ओडिसी होगा या कथकली होगा? क्या कहा जाता है? इसके सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, कथकली में किया जाता था। और ये किस राज्य का है? केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। केरल के एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, जो है ये केरल का ही है। उसी प्रकार कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोल लीजिए। ओडिसी जो है ओडिशा का हो जाएगा। और कुछ और बात कर लेते हैं, एक जो और हो जाएगा सत्रिया कहाँ का? ये सत्रिया असम का हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? सभी लोग को पता होना चाहिए, शुभमन गिल तो क्रिकेटर है, यानी क्रिकेट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो क्रिकेट में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगर बात करें भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता था? भारत ने सबसे पहले 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था। दूसरा कब जीता था? 2011 में जीता था, महेंद्र सिंह जिसमें कप्तान थे। और इसके जो है श्रीलंका को हराए थे और ये जो कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम भारत में हुआ था। और 1983 हमने किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था और वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगर बात करें T20 वर्ल्ड की तो 2007 में पहली बार भारत ने T20 की वर्ल्ड कप के खिताब जीता था। इस समय भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और 2024 वाला भी भारत ने जीता है T20 वर्ल्ड कप और ये कहाँ हुआ था? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज और एक और जगह पर हुआ था। ये तीनों जो है संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया था और इसमें भारत जीत गया था। किसे हरा कर जीता था बताइए आप लोग? दक्षिण अफ्रीका को, जो साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता था। और 2007 वाला किसे हरा कर जीता था? आप लोग बताइए, कमेंट में इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो है पाकिस्तान को हराकर भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। 46 नंबर देखिए, सॉरी 46 नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ होगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। आगे चलिए देखें। घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाता है? पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? किसमें सूजन हो जाता है? थायराइड ग्रंथि जो गले के पास होता है इसमें सूजन हो जाता है। और घेंघा रोग में जो है आदमी के जो है गलगंड रोग भी हो जाता है, जिसे अब घेंघा रोग कहा जाता है। इसमें आयोडीन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन थायराइड ग्रंथि बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर बात करें पेनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये दोनों जब मस्तिष्क में रहता है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है एक यहाँ रहता है किडनी के ऊपर में जो रहता है, इसे ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है, ये गले के पास में रहता है। अगर बात करें युग सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज जो होता है वो मानव शरीर का सबसे जो मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिएगा। 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। किसमें फाइनल मैच जो है, यहाँ पर देखिए फाइनल मैच बोला गया, फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला गया था। और इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग यानी कि सीएसके ने जीत गया था। किसे हरा कर जीता था बताइए आप लोग, गुजरात टाइटन को हराकर जीता था। और गुजरात टाइटन ने 2022 वाला खिताब जीता था। और सीएसके ने अभी तक टोटल 5 बार खिताब जीता है। और मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। और 2024 वाला किसने जीता था, ये भी पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। 2024 वाला जो है कौन जीता था, ये जो है केकेआर ने जीता था। किसे हराया था, हैदराबाद को हराया था। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। किसने शुरू किया था, पंडित लच्छू महाराज, पंडित अच्छन महाराज, पंडित शंभू महाराज या पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने कलाश्रम नामक अपना स्वयं के नृत्य विद्यालय की शुरुआत किए थे, पंडित बिरजू महाराज जो है। और ये सभी जितने भी महाराज से संबंधित हुए ये सभी कथक नृत्य के प्रतिपादक, इस बात को याद रख लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापक कन्वेंशन जो है, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज को लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। फर्स्ट देखिए, सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों को अस्तित्व को खतरा न हो। ये कथन क्या होगा, सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन देखिए, सिटीज के तहत पौधे और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ये कथन गलत दिया गया है क्योंकि 5 श्रेणी में नहीं किया गया है। कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों को व्यापार को विनियमित करने का आवश्यक है, बिल्कुल सही दिया गया है। यह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 और 4 सही है, बाकी दूसरा गलत दिया गया, नहीं दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट जीएस का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूलक राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कूली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस या द गाइड। किसके द्वारा मूलक राज आनंद द्वारा नहीं लिखा है, कौन नहीं लिखा गया है, द गाइड जो है यह आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि बात करें द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कूली और प्राइवेट लाइफ ऑन इंडियन प्रिंस, ये सभी जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। तो ये टोटल जीएस के 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। और आप चलिए इंग्लिश के प्रश्न करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए इंग्लिश के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गिवन सेंटेंस कॉन्टेन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली रेक्टिफाई। यानी कि इसमें से गलत जो स्पेलिंग दिया गया है, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन के अनुसार हमें इसको सही बताने से कौन सा इसमें सही होगा। सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया है, ही वाज केयरफुलियस्ट व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, यानी कि वो जो ज्वेलरी चोरी कर रहा था उस समय एकदम वो सतर्क था। यानी इसमें हम इसका सही कौन सा होगा, सबसे पहला ऑप्शन देखें तो ही वाज केयरफुलर व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगाया लेगी, लेकिन जो इसमें देन नहीं, इसलिए पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए तो ही वाज मोर केयरफुल, यहाँ पर देखिए फिर से जो है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर देन कहीं पर नहीं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए ही वाज मोस्ट केयरफुलर वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, यानी यही तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो यहाँ पर देखिए ही वाज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। तीसरा वाला देखिए ही वाज मोस्ट केयरफुलर, देखिए यहाँ पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, लेकिन यहाँ केयरफुलर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये भी गलत होगा। बचा कौन सा, ये लास्ट वाला, यही सही हो जाएगा। ही वाज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स हो जाएगा। देखिए बारिश हो रहा है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को नॉइज मिल रहा होगा, इसको इग्नोर करके आप अपना क्वेश्चन पर ध्यान बनाइए, ठीक है।
क्वेश्चन दिया गया पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ए ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिस स्पेल, यानी इसमें जो है गलत वर्ड दिया गया अंडरलाइंड वाला, इसमें से कोई गलत दिया गया उसको हमें चूज करना है, तो कौन सा गलत है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, पियानो गलत है, या इंक्वायरी गलत है, या इनकाउंटर गलत है, या इंटरेस्टिंग गलत है। इसमें ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा इनकाउंटर जो है स्पेलिंग जो है इसका होता है ENCOUNTER होता है, इनकाउंटर की ये होता है, लेकिन यहाँ पर ए दिया इसलिए तीसरा वाला ही गलत दिया गया था। यहाँ पर बताना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर फिल करना है। द टाइग्रेस डेट वाज किल्ड बाय द विलेजर वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर डैश अ मदर। यहाँ पर बताना है जब भी आपको कहीं यहाँ पर नॉट ओनली दिख जाए तो उसके बाद जो है इसका जो होता है कंजंक्शन का पार्ट होता है बट ऑल्सो लगता है, यानी कि बट ऑल्सो कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा द टाइग्रेस डेट वाज किल्ड बाय द विलेजर वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर बट ऑल्सो अ मदर, यानी यहाँ पर बट ऑल्सो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बताना हमें एंटोनेम बताना किसका, स्टर्न का बताना है एंटोनेम। स्टर्न का मतलब होता है जिद्दी कठोर ये चीज भी होता है, यानी एंटोनेम जो होता है विनम्र होगा, विनम्र का कौन हो जाएगा, लेनिएंट हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें स्टेबल का तो स्थिर होता है, सिंसियर मतलब होता है अनुभवी हो जाएगा, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, एकदम गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन लेनिएंट ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ए ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। क्वेश्चन देखिए अ सूद वॉइस मस्ट कॉन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स, यानी इसमें से बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें गलत दिया गया, फ्यू की कंपोनेंट्स, कॉन्वे बोथ कॉन्फिडेंस, विच कैन बी, या सूद वॉइस। इसमें गलत जो है वह सूद वॉइस हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है आर्टिकल जो यहाँ पर लगा है यही कारण इसे गलत हो जाएगा, क्योंकि सूद वॉइस में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हेजिटेट का हमें सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है। ब्लेबर होगा या फाल्टर होगा या रिक्वाइल होगा या कॉन्सील हो जाएगा। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना का जो हो जाएगा फाल्टर का मतलब होता है, नहीं हेजिटेट का सिनोनिम फाल्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence। यहाँ पर देखिए कहा गया है सेंटेंस में द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पर क्या होगा, यानी किटन जो है ये बिल्ली का नाम है, सर बिल्ली का प्रकार होता है, इसलिए जो है यहाँ पर हिज कैसे हो जाएगा, ये तो मेल के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर हिज के जगह पर क्या आएगा, पोजेशन के तौर पर इट्स आ जाएगा, यानी कि हिज के जगह पर इट्स रहेगा तभी सही हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है, इसी कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। ही टोल्ड मी डैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। क्या होगा, ही टोल्ड में होगा, ही डैट ही गोज होगा, टू द मार्केट होगा, या टू बाय अ लैपटॉप होगा। इसमें जो हो जाएगा डैट ही गोज जो है इसमें ही एरर दिया गया, क्योंकि देखिए सेंटेंस ये तो पास्ट में दिया गया, इसलिए यहाँ पर गोज ना होकर के गो रहता तो सही होता है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन डैट ही गोज जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना है हमें एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बताना है, यानी इसका देखिए द एग्जीक्यूटिव वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस, हमें यानी अंडरलाइन पार्ट जो दिया गया इसका हमें इडियम बताना है। क्या होगा, रनिंग अराउंड इन सर्कल का इडियम सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉसेज होगा, या पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिविंग अ वर्थवाइल रिजल्ट होगा, अचीविंग मैक्सिमम माइलेज होगा, या सक्सेसफुली अकम्प्लिश टू द टारगेट होगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट, यानी कि रनिंग एंड अराउंड सर्कल का मतलब होता है घुमा फिरा कर वही जगह पहुंचना, यानी कोई भी सफलता हासिल नहीं होना, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेनी ग्रेट पीपुल बोर्न इन डैट विलेज, यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जगह हमें कौन सा ऑप्शन जो है रखना होगा जो सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेनी ग्रेट पीपुल बोर्न इन डैट स्मॉल विलेज, यानी कि बहुत महान, यानी जो भी महान व्यक्ति होते हैं वो जो है छोटे गाँव में जन्म लेते हैं, यानी इसमें जो हमें पास्ट सेंटेंस दिख रहा है, यानी यहाँ पर मेनी भी दिया गया, यानी हमें तो इसमें
प्लूरल फॉर्म में चाहिए तो मेनी में क्या क्या लगता है, या तो आर लगेगा, या तो वाज का वर लगेगा, या तो हैड, ये सब लग सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो वाज मैन में नहीं लगेगा मेनी में, और नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, इज बॉर्न होगा नहीं क्योंकि पास्ट सेंटेंस की बात की जा रही है। तो यानी पहला ही ऑप्शन जो है मेनी ग्रेट पीपुल वाज बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज हो जाएगा। यहाँ पर एक और ईडियम का क्वेश्चन दिया है, कॉल इट ए डे का मतलब क्या होगा, टू प्रेफर टू समथिंग एज समथिंग एल्स, या टू स्टॉप वर्किंग, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर, कौन सा हो जाएगा। इसमें जो होगा कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, माने काम को बंद कर देना। कॉल इट ए डे का मतलब टू स्टॉप वर्किंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें कॉन्टेंट्स एंड ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। से किस पार्ट में एरर दिया गया है। इट इज कॉमनली बिलीव डैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड में है, या डैट डेमोक्रेसी में है, या ऑफ द गवर्नमेंट में है, या द बेस्ट फॉर्म में है। इसमें एरर वाला पार्ट जो है ऑफ द गवर्नमेंट जो बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है द का आर्टिकल का कोई यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए था। इट इज कॉमनली बिलीव डैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, द का कोई यूज नहीं हो चाहिए, यानी कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ये जो ऑफ द गवर्नमेंट यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमें एम्पैथेटिक का एंटोनिम बताना है क्या होगा। एम्पैथेटिक का मतलब होता है लगा, सहानुभूति, तो इसका जो हुआ क्या हो जाएगा, यानी कि क्रूरता, निर्दयी, इसे भी जो है इसका विपरीत होगा। कौन सा दिया गया है, मर्सीलेस का मतलब वही होता है क्रूरता, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एरर ढूंढना है। से कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर दिया गया है। सबसे पहला देखें, रिएक्टिव है, रेडिएशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, वेजिटेशन, इसमें कौन से पार्ट में दिख रहा है। आप लोग को दिख चुका होगा रिएक्टिव का स्पेलिंग जो ही गलत दिया गया, क्योंकि रिएक्टिव का स्पेलिंग जो इस प्रकार होता है, रिएक्टिव की जगह पर यहाँ पर ई को पहले लिख दिया जाएगा और वी को बाद में, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, यहाँ पर कहा गया है हमें इस जगह पर कौन सा जो अंडरलाइन के जगह पर फिल करना है। इट इज ट्रू डैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। क्या होगा, टू बी सर्वाइव होगा, या हैविंग टू सर्वाइव होगा, या फॉर सर्वाइविंग होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, कौन सा होगा। सबसे पहले जो कि यहाँ पर क्या देखिए कौन सा टेंस दिया गया इसमें, इट इज ट्रू डैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। इसमें क्या होगा, टू बी, अगर देखिए यहाँ पर टू के बी के बाद तीसरा फॉर्म होता है सर्वाइव्ड होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। हैविंग टू सर्वाइव ये नहीं होने वाला, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी बचा तीसरा ऑप्शन फॉर सर्वाइविंग, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म ये जो जीरेंड का काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा फॉर प्रोफेशनल फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल हो जाएगा कंपटीशन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ही सेड डैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क दिया गया है, यहाँ पर अंडरलाइन वाला पार्ट दिया गया है, इसमें हमें बताना है कौन सा जो फिल होगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस में दिया गया और यहाँ पर ही दिया गया, यानी इसका पोजीशन के रूप में हम लेंगे, यानी ही हैज फिनिश्ड हीज वर्क, यानी कि ये तो पास्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। ही हैड फिनिश्ड ये हो सकता है, या आई हैड फिनिश्ड, आई तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ही दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ही वाज फिनिश्ड होगा, कौन सा इसमें होगा, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एडीएम बताना है। स्पिल द बीन्स का हमें एडीएम क्या होगा। थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स, एक्सीलेंट हेल्थ, टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, वी हैव और स्पीक इन ए रैश मैनर। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट बात को उजागर कर देना, यानी कि भांडाफोड़ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हीज ओल्डर ब्रदर वार क्वाइट विलिंग डैट ही शुड वेंट टू सी। यहाँ पर देखिए शुड के बाद जो है मॉडल वर्ब होता है, लेकिन शुड के बाद V1 फॉर्म होता है, यानी वी के शुड के बाद जो है क्या हो जाएगा, गो होना चाहिए। गो कहाँ पर दिया है, दूसरा वाला देखिए गो टू दिया गया, यानी कि यही सही हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस इंस्पेक्टर नोज डैट इन्स एंड आउट ऑफ द मर्डर केस, यानी कि इन्स एंड आउट्स का हमें ईडीएम बताना है क्या होगा। इसका मतलब होता है पूरी तरह से जानकारी होना, कंप्लीट फैक्ट पता होना, यानी इसका मतलब देखिए कहाँ पर जाएगा, फुल डिटेल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब चलिए क्लोज टेट के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। द process chemically dash carbon dioxide and water into food and oxygen. The chemical reaction often dash on a pigment called chlorophyll, which gives plants their green color. Photosynthesis is also the dash our plant and is blanketed in an oxygen-rich atmosphere. Plant absorb carbon dioxide form of the dash air, release water and oxygen via microscopic pores on their leaves called stomata. यानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका जो आपको बेस समझ में नहीं आएगा कि इसमें टोन क्या कहा जा रहा है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फर्स्ट यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट, यानी किसके लिए यूज किया जाता है, कैसा होता है। फोटोसिंथेसिस ऑप्शन देखिए, एरिया होगा, गैस होगा, या प्रोसेस होगा, या केओस होगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस होगा, प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट, यानी कि जो है एक प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कहा गया है एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, एक सीड होगा, क्रिएट होगा, कन्वर्ट होगा, या बोझ होगा। इसमें जो होगा यहाँ पर प्रोसेस केमिकली कन्वर्ट्स होगा, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया द केमिकल रिएक्शन ऑफ्टेन डैश ऑन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी क्या कह रहा है, ऑफ्टेन डैश को, यानी ऑफ्टेन क्रिएट्स होगा, वांट्स होगा, रिलाइज होगा, या होप होगा, यानी इसमें जो है रिलाइज होगा। रिलाइज के बाद जो प्रीपोजिशन ऑन आता है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which gives plant their green color. Photosynthesis is also the dash our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. क्या होगा, सेंस होगा, गोल होगा, ओकेजन होगा, या रीजन होगा। यहाँ पर जो होगा इज ऑल्सो द रीजन होगा, ठीक है। रीजन आवर प्लानट इज ब्लैंकेट इन एन ऑक्सीजन रिच एटमोस्फियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या होगा, plants absorb carbon dioxide form of the dash air and release water and oxygen via macroscopic pores। यहाँ पर क्या होगा, डैश एयर। ऑप्शन नंबर 2 सराउंडिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ऑफ द, यानी हमारे सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड जितना होता है वो प्लांट जो खींच कर अपने पास ले लेता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे जीएस और इंग्लिश के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने टोटल कितना सही किया आपको स्कोर बताना है, टोटल आपका जीएस और इंग्लिश में कितना सही हुआ, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अगर भाई दीजिए मुझसे कोई गलत हो गया है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ इंग्लिश और जीएस में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश कराता नहीं हूँ। बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा मोड़ा मॉक के लिए करा रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश में अगर भाई दीजिए कोई गलती हो गया, कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, ग्रामर में गलती हो गया, इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाके एमटीएस का 2024 का प्लेलिस्ट आप लोग लगातार देखते रहिए।